नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी भारत में उपराष्ट्रपति को लेकर चुनाव चल रहा है। उसमें बहुत से सारे सदस्य भागीदारी कर रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं तस्वीरों में, उपराष्ट्रपति चुनाव बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वे विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार हैं। नामांकन के बाद रेड्डी ने कहा, यह चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस भारत की सोच को दोहराने का मौका है जहां सांसद ईमानदारी से काम करें, असहमति का सम्मान हो और संस्थाएं स्वतंत्र होकर जनता की सेवा करें। रेड्डी ने कहा कि अगर वे चुने जाते हैं तो उपराष्ट्रपति के रूप में वे निष्पक्षता, गरिमा और संवाद की भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। नामांकन के दौरान विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। विपक्ष के 160 सांसदों ने उनके नामांकन का प्रस्ताव और समर्थनकर्ता बनकर दस्तखत किए और वहीं निर्वाचन आयोग में 9 सितंबर को होने वाली उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए केंद्र सरकार के 2 अतिरिक्त सचिवों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आयोग ने यह नियुक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। देख सकते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, इसका फैसला 9 सितंबर को की जाएगी। आने वाले न्यूज़ आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है। भारत में अनेकों प्रकार की ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है, जिससे कि युवा और बच्चों के लिए काफ़ी घातक होता है। इनमें व्यक्ति करोड़ों करोड़ रुपया हार जाते हैं पैसा के जीतने के फेरे में। जैसे कि देख सकते हैं, ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक वाला बिल राज्यसभा में पारित। ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनिमय विधेयक 2025 गुरुवार को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इससे एक दिन पहले ही यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानूनी बन जाएगा। राज्यसभा में विपक्ष के सांसद जॉन ब्रिटास समेत अन्य सदस्यों ने विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वोटिंग में प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिए गए। विपक्ष के विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तत्काल होंगे ये असर। ड्रीम 11 गेम्स 24x7 मोबाइल प्रीमियम लीग व बिंजो जैसे रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगेगा। अन्य गेम्स जैसे लूडो किंग, गेमेटियन, रियल क्रिकेट, नॉटिलस मोबाइल, इंडेक्स, बैटल रॉयल और राजी एसिंग एपिक में बढ़ेंगे। खिलाड़ियों को फैंटेसी लीग से होने वाली आय बंद होगी। गेमिंग स्टार्टअप्स ड्रीम 11 गेम्स 24x7 के निवेशक होंगे प्रस्ताव। यह विधेयक भारत ही नहीं विदेशों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, राज्यसभा में यह कहा गया कि भारत की युवा पीढ़ी भारत के ऑनलाइन गेमों में व्यस्त हैं और इसमें बर्बाद हैं। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर यह कानून बन जाएगा, ऑनलाइन गेमिंग बैन हो, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान से एक और न्यूज़ आ रही है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों पर हमला किया था, तो वहाँ के काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, जिससे की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो गई थी। उसी की भरपाई के लिए वहाँ की जनता मिलकर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं तस्वीरों में, 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपये जुटाने का अभियान। ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान के बाद फंडिंग जुटा रहा आतंकी संगठन जैश। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ऑपरेशन सिंदूर में भारी नुकसान झेलने के बाद करीब 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपये जुटाने का नया अभियान शुरू किया है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह फंड-रेजिंग मस्जिदों के निर्माण के नाम पर हो रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि मस्जिद बनाने के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन असल बात कुछ और ही है, जबकि असल मकसद आतंकी ढांचा खड़ा करना है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से जैश ए मोहम्मद अब बैंकिंग चैनल के बजाय डिजिटल वॉलेट्स के जरिए पैसा इकट्ठा कर रहा है।
इन खातों का संचालन मसूद अजहर के भाई तल्ला अल सैफ, बेटे अब्दुल्ला अजहर और संगठन के कई कमांडर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट और अजहर का पत्र जारी कर समर्थन में खुले दिल से दान की अपील की गई है। योजना के तहत जैश-ए-मोहम्मद 313 मरकज बनाने की तैयारी में है। इनमें बड़े केंद्र, आतंकी सरगनाओं के सुरक्षित ठिकाने, मध्यम आकार के केंद्र, ट्रेनिंग कैंप, जबकि छोटे केंद्र लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमें लगता है कि पाकिस्तान अपनी आतंकी जासूसों को खड़ा करने के लिए यह पैसा जमा कर रहा है। इसी के साथ बिहार से न्यूज आ रही है। बिहार राजगीर स्टेडियम में एशिया कप होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ 29 अगस्त से होगा और अंत 7 सितंबर को होगा। जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारी तेज। राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित होने वाले एशिया कप पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2025 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में कई देशों की टीम भाग लेगी। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की बड़ी संख्या में आमद को देखते हुए शहर और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गुरुवार को राजगीर छबिल्लापुर मुख्य सड़क मार्ग पर बिजली विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। सड़क किनारे पेड़ों की टहनियों को काटकर विद्युत तारों से दूर किया गया। अभियान का उद्देश्य बिजली आपूर्ति को सुचारू रखना और किसी भी असंभावित खतरे को रोकना था। इस मौके पर बिजली विभाग के एसडीओ मोहम्मद इंतजार अहमद ने बताया कि कई जगहों पर पेड़ों की टहनियाँ बिजली तारों से हटाकर टकरा रही थी, जिससे शॉर्ट सर्किट और आपूर्ति बाधित होने का खतरा था। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के दौरान शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक और खेल प्रेमी आएंगे। ऐसे में सड़क और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करना आवश्यक है। विद्युत तारों का रखरखाव और मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है। सड़क किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों ने इस अभियान में विभाग को सहयोग दिया। ग्रामीणों ने कहा कि अब टहनियाँ काट दिए जाने से बिजली आपूर्ति स्थिर रहेगी और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी, साथ ही यातायात व्यवस्था भी सुगम होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे बिहार में एशिया लेवल पर हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो कि 29 अगस्त से शुभारंभ है। राजगीर से लेकर छबिल्लापुर तक की सड़कों में जितने भी टहनियाँ बिजली को छूती थी, उसे काट दिया गया है और साफ़ सुथरा किया गया है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना की संभावना ना हो सके। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ें, बिहार के राजगीर में एशिया कप की तैयारियां के निरीक्षण चल रही है। बड़े बड़े अधिकारी, वहां के डीएम, बीडीओ, आईपीएस, ये सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे कि खिलाड़ियों की कोई भी असुविधा ना हो। जैसा कि देख सकते हैं, एशिया कप की तैयारियां का निरीक्षण। राजगीर में होने वाली एशिया कप की तैयारियां का जायजा लेने गुरुवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डीएम कुंदन कुमार एवं एसपी भारत सोनी के साथ स्पोर्ट्स क्लब राजगीर का स्थलीय निरीक्षण किया। विदित हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के तत्वावधान में राजकीय खेल अकादमी सह खेल परिसर राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया जाना है। 8 देशों की टीम होंगी शामिल। इन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान एवं बांग्लादेश की टीम भाग लेगी। देख सकते हैं दोस्तों, टूर्नामेंट में लगभग 8 देशों की टीम भाग लेगी। इसी के साथ एक और न्यूज आ रही है भारतीय किसान के लिए। इनमें गोबर से खाद कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है ग्रामीणों को। पुराना गोबर वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयुक्त है।
कृषि विज्ञान केंद्र में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन विषय पर जिले के विभिन्न प्रखंडों के 30 प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके चौथे दिन मिट्टी के पोषक तत्व प्रबंधन के लिए वर्मी कंपोस्ट के उपयोग पर जानकारी दी गई। वर्मी कंपोस्ट पिट के लिए 2 फीट गहरा, 2.5 फीट चौड़ा व 10 फीट तक लंबा उपकरण बनाते हैं। इसमें 6 से 9 इंच तक फसली पौधों के अवशेष डालने हैं। 5 से 6 इंच आधसड़ पुआल या भूसा डालते हैं। इसके बाद 1.5 से 2 महीने पुराने गोबर की छत परत बिछाते हैं। ट्रेनर डॉक्टर उमेश ने बताया कि 1.5 से 2 महीने पुराना गोबर ढेर लगाने पर गर्म नहीं होता है। केचुआ भी बढ़वार में काफ़ी उपयोग होता है। 1 से 1.5 किलोग्राम केचुआ इस पीट के मिश्रण को 45 से 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद में बदल देगा। मिट्टी व फसल के लिए उपयोगी डॉक्टर उमेश ने बताया कि मिट्टी के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। इसके अलावा अन्य कई तत्व इसके माध्यम से मिलते हैं। मिट्टी में इनकी मात्रा मौजूद होती है पर वह जटिल अवस्था में होती है। केचुआ कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में सेवन कर उन्हें सरल रूप में मल के रूप में त्याग देता है। यह मिट्टी व फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसी तरह वर्मी कंपोस्ट के लिए पीट से बूंद बूंद के रूप में एकत्र होने वाला द्रव लिक्विड उर्वरक होता है। यह कीटनाशक व फूदनाशी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। खासकर बागवानी फसलों इसकी काफ़ी उपयोगिता है। अनाज के दाने होते हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा कुमारी ने बताया कि वर्मी कंपोस्ट व वर्मी बास का उपयोग आपके खेतों को दीर्घकालीन उपजाऊ क्षमता प्रदान करता है। इससे फसल की उपजाऊ काफ़ी गुणवत्तापूर्ण होती है। अनाज के दाने पुष्ट होते हैं, उन्हें अधिक दिनों तक सुरक्षित भंडारण किया जा सकता है। उनका रंग, आकार व स्वाद बेहतर होता है, जिससे मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट से कितने सारे लाभ हैं। इससे है खेत की मिट्टी का उपजाऊ स्तर बढ़ जाता है और इससे अनाज का भी पुष्टिकरण अच्छे से हो जाता है, जिससे कि अनाज का मार्केट में काफ़ी अच्छा दाम लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ एक और न्यूज़ आ रही है। बीएसएससी बीपीएससी को भेजी अधियाचना। खेल विभाग में 824 पदों पर भर्ती, इनमें 33 अफसर भी। राज्य में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार नवगठित खेल विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां करने जा रही है। इनमें खेल प्रशिक्षक के पदों से लेकर क्रीड़ा सर्वज्ञ में अधिकारियों, खेल लिपिक और निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 824 पद शामिल हैं। इसके लिए खेल विभाग ने इन नियुक्तियों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अपनी अधियाचना भेज दी है। खेल विभाग के अनुसार बिहार खेल सेवा सर्वज्ञ के मूल कोटि के पद पर खेल प्रशिक्षण के लिए कुल 380 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें कुल 379 पद रिक्त हैं। राज्य में कुल 379 खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति के लिए विभाग ने अपनी अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी है। इसी तरह बिहार खेल सेवा संवर्ग के कुल मूल कोटि पद कुल 44 नए पदों का सृजन किया गया है, जिनमें प्रोन्नति के लिए 11 पद को स्वीकृत किया गया है, जबकि 33 पद पर बिहार खेल सेवा के अधिकारियों को नियुक्ति के लिए खेल विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी। दोस्तों, बिहार में अब खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। खिलाड़ी हैं उनके लिए विभाग की तरफ से 824 पदों पर
बढ़ती है। दोस्तों, इसी के साथ एक और न्यूज आ रही है। गया जी में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था। उन्होंने वहां पर 12,992 करोड़ की सौगात देने का फैसला किए थे। तो जैसा कि देख सकते तस्वीरों में, पीएम आज गया जी में 12,992 करोड़ की सौगात देंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सक्रिय हो गए हैं। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी आएंगे, जहां पर वह 10 विधानसभा के 3 लाख लोगों को संबोधित करेंगे। जबकि 22 अगस्त को ही लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी भागलपुर में वोटर अधिकार यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री गया जी और बेगूसराय में 12,992 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें गया जी में 11,121 करोड़ की योजनाएं और 1,871 करोड़ की लागत से मोकामा से बेगूसराय की जोड़ने वाले औंटा सिमरिया 6 लाइन पुल का उद्घाटन शामिल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें 6,878 करोड़ रुपए की बक्सर में 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट, मुंगेर में 553 करोड़ रुपए की सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में 12,992 करोड़ की योजनाएं पास